किसी भी नए कदम का विरोध करना बेहद आसान होता है, खासकर हमारे देश में। आसानी से कह दिया जाए कि ये इस वर्ग के खिलाफ है और विरोध शुरू हो जाता है। मानने वाले काफ़ी हद तक इस बात को मान भी लेते हैं कि हो सकता है ये इनके खिलाफ हो। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि विपक्ष सियासत करना चाहे या न करना चाहे, सत्ता पक्ष भी फैसले लेते वक्त सियासत को ध्यान में रखती है। बात कर रहे हैं यूसीसी की, यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसके प्रोज एंड कॉन्स, इस पर कोई बहस नहीं है। प्रोज का पलड़ा भारी है। अगर आप इस्लामिक देशों को भी देखेंगे तो वहां पर भी जो कानून लागू होता है वो सब पर लागू होता है, अल्पसंख्यकों पर भी लागू होता है। ऐसे में किसी एक देश में सभी के लिए एक से कानून की बात नई नहीं है, अतार्किक नहीं है। नेशनल लेवल पर तो नहीं हुआ है, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी लागू कर दिया गया। 27 तारीख की घोषणा थी कि हम लागू करेंगे। 27 तारीख को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी मीडिया के सामने आए और पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक बार मैं बताता हूं किस तरह के पॉइंट्स हैं जो यूसीसी में हाइलाइट्स के तौर पर सामने आए हैं। शादी का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। शादी के 6 महीने के भीतर इसे करना होगा। लिव इन रिलेशनशिप भी, इस पर भी यूसीसी ने बात की है। खास बात यह है कि अगर लिव इन में रहना है तो पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य की गई है। रजिस्ट्रार के सामने संबंधों की घोषणा भी करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। बात कर लें बेटा बेटी के संपत्ति पर हक की, कई बार इस पर पॉइंट्स उठते रहे हैं। तो बेटा और बेटी में संपत्ति में बराबर के हकदार रहेंगे। यूसीसी में इस बात को कह दिया गया है। माता पिता को भी संपत्ति में अधिकार दिया गया है। हाल ही में आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद संपत्ति को लेकर परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये ना हो, इसीलिए मृतक की संपत्ति पर उसकी पत्नी, बच्चों और माता पिता को भी समान अधिकार यूसीसी दे रहा है। हलाला और बहुविवाह पर रोक लग गई। जाहिर तौर पर ये एक बड़ी खबर है। 18 साल से पहले शादी नहीं हो सकती, मुस्लिम्स को भी इसके दायरे में लाया गया है। पूरी संपत्ति की वसीयत की छूट, अब देखिए ये जो पूरी संपत्ति की वसीयत की छूट है, मुस्लिम, ईसाई और पारसी समुदाय के लिए वसीयत के लिए अलग अलग नियम थे, लेकिन अब सभी नियम इन सभी धर्मों के लिए भी बराबर कर दिए गए। तलाक का भी रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। और एक और ख़ास बात कि दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकता। किसे बाहर रखा गया है ये भी जानने बड़ा इंटरेस्टिंग है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत वर्णित अनुसूचित जनजातियों को इस संहिता से बाहर रखा गया है, जिससे उन जनजातियों का और उनके रीति रिवाजों का संरक्षण किया जा सके। इसके अलावा ट्रांसजेंडर की परंपराओं में भी किसी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा। इन्हें यूसीसी से बाहर रखा गया है। कहीं यही तक आगे का कारण तो नहीं बनने वाला है अगर यूसीसी सुप्रीम कोर्ट में जाकर फंसता है तो। बहरहाल आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का प्रश्नकाल में। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू और एकलव्य सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत कृष्ण कुमार जानू जी आपसे ही कर रहा हूं जी। अनुसूचित जनजातियां क्या मतलब, बीजेपी के लिए तो 4 ही वर्ग हैं, GYAN, फिर अनुसूचित जनजातियों को बाहर करना, ट्रांसजेंडर्स को बाहर करना, बाकी मुस्लिम, ईसाई, सिख सभी को कवर करना, कहीं ये गलत तो नहीं हो गया? स्वप्निल जी, सीधे तौर पर हमारे देश की जो जनजातियां हैं या दुनिया भर की जो जनजातियां हैं आज भी शिक्षा से और संवैधानिक व्यवस्थाओं से अनभिज्ञ हैं। उनके समूह के संचालन के अपने कानून हैं और उनके समूह के साथ सरकारों का समन्वय और उनके समूह के साथ संवैधानिक शिक्षा की व्यवस्था आजादी के 77 साल बाद भी उस स्वरूप में पूर्ण नहीं हुई है जिस स्वरूप में हो जानी चाहिए थी। उनकी प्रथाओं और परंपराओं के साथ कानूनी जो समन्वय है वो बनाने के लिए जिस शिद्दत के साथ प्रयास होना चाहिए था उसमें कहीं न कहीं ग्राउंड जीरो पर जाते हैं तो अंतर आज भी अनुभव होता है, इसलिए उनको बाहर रखा गया है। नहीं, पर यूसीसी के बाद भी है। देखो, यूसीसी से बाहर रखने का कारण था यूसीसी में जिस प्रकार के विवाद की कोशिश धर्म के आधार पर, यूसीसी का जब आपने शाहीन बाग प्रकरण में देखा होगा कि किस प्रकार किसी भी विषय को समझे बिना, समझाए बिना, जाने बिना विरोध होने लगा और हमारे देश का
जो कथित अल्पसंख्यक समूह है, सीएए का विरोध था, वो यूसीसी का नहीं था। देखिए वहां यूसीसी को और एक जो रजिस्ट्रेशन नागरिकता का एनआरसी का, हाँ। ऐसा कोई विषय नहीं था जिनका वहां विरोध नहीं है। इस देश में सही अर्थों में इस देश के संविधान की प्रस्तावना, हम भारत के लोग सबको समान रूप से अवसर मिले, सबके ऊपर एक कानून का शासन हो, और सब जो इस समाज के घटक हैं इस प्रतिस्पर्धा में दौड़ रहे हैं वो एक जैसे क्यों नहीं हो। हमारे देश का नागरिक जब खाड़ी के देशों में जाता है तो वहां के कानून हमारे देश के नागरिकों पर भी लागू होते हैं। जब विदेशियों पर उस देश के कानून लागू हो सकते हैं तो हमारे देश में अपने देश के नागरिकों पर एक कानून क्यों नहीं? डाइवर्सिटी में भी तो एक ब्यूटीफुलनेस है, एक सुंदरता होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि डाइवर्सिटी में ब्यूटीफुलनेस नहीं होती। अब जिस सुंदरता की आप बात कर रहे हो, कुछ विषयों में, सेलेक्टिव विषयों में तो आप शरीयत रखेंगे, आपराधिक विषयों में आप भारत का कानून रखेंगे, तो उससे जो न्यायपालिका की कार्य प्रणाली है और हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था है। जब आप बात करते हो वन नेशन वन इलेक्शन की, वो भी बेसिकली वन इलेक्शन की बात तो है ही नहीं। 100 दिन का गैप तो आप उसमें भी मार रहे हो। वैसे यूसीसी में भी अगर आप एक पोर्शन को हटाकर चल रहे हो तो फिर वो यूसीसी कहां रह गया, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहां रह गया? स्वप्निल जी, जो आपने एक शब्द काम में लिया कि 100 दिन का गैप आप मार रहे हो, अभी हम उसका सुझाव दे रहे हैं। देश और देश की संसद जो स्वीकार करेगी, 100 दिन करे, 10 दिन करे, 30 दिन करे, 1 दिन करे, व्यवस्था तो आखिर देश के कानून को तय करनी है और कानून लागू करने वाली एजेंसियों की सहूलत की चिंता संसद को करनी है। पर वन नेशन वन इलेक्शन में जैसे कोई आपत्ति नहीं है देश को। नहीं, पर ये मोरल पुलिसिंग की जरूरत कहां पड़ गई यूसीसी में? मतलब जैसे अगर कोई लिव इन में रहना चाहता है, अगर वो 18 साल से ऊपर का है तो उसको अधिकार है अपने फैसले लेने का। आप कह रहे हो नहीं, पहले पेरेंट्स से पूछो। नहीं, उन्हें कहा रजिस्ट्रेशन कराओ। नहीं, बिल्कुल नहीं, पेरेंट्स की अनुमति भी उसमें अनिवार्य की गई है, लेकिन ये तो मोरल पुलिसिंग, पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर। देखो स्वप्निल जी, शादी का पंजीकरण 18 से पहले शादी नहीं है, उसमें अनुमति का। हाँ, 18 से पहले शादी नहीं, पैतृक संपत्ति में हक में समानता हो, हलाला बहुविवाह बंद हो, तलाक का भी पंजीकरण हो और गोदनामे का भी नियम बने और जनजातियों को बाहर रखा। बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें अगर विपक्ष को कोई आपत्ति है तो जैसे उत्तराखंड ने लागू किया है और जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार पर है। ये सवाल का जवाब नहीं है कृष्ण कुमार जानू जी। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि पेरेंट्स की अनुमति क्यों लें अगर कोई लिव इन में रह रहा है। पॉइंट नंबर 2 कि अगर कई तो कुछ बच्चे ऐसे भी छूट जाते हैं जिनको कोई गोद नहीं ले रहा। हमने धर्म की बाउंडेशन लगा दी कि अगर बच्चा धर्म के बाहर का, आप डिसाइड कैसे करोगे अगर कोई वहीं पर छोड़कर चला गया तो? समाज के लिए सरकार भी वेलफेयर के काम करती है। अब सारे ही बच्चे गोद जाकर के और कोई उनका वो भविष्य निर्माण हो रहा है, ऐसा भी नहीं है। गोद लेने की परंपराओं का दुरुपयोग भी हो रहा है। तो जो मॉरल पुलिसिंग की आप बात कर रहे हैं, कानून जो है वो समाज में व्यवस्था कायम करने के लिए है, उसके लेपुनाज का दुरुपयोग नहीं हो। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे रहा हूं कि किसी मुस्लिम को कोई बच्चा हुआ और वो उसको अस्पताल के बाहर या अनाथालय के बाहर छोड़कर चला गया। अब उस नवजात को देखकर आप कैसे डिसाइड करोगे कि वो मुस्लिम है या हिंदू है? स्वप्निल जी, जिस विषय की आप चर्चा कर रहे हैं, पैदा तो हर कोई, हाँ, ये तो मुस्लिम तो खतना के बाद बनाया जाता है, होता थोड़ी है। तो वो नवजात को देख के आप कैसे डिसाइड करोगे? नहीं, कहां डाउट है? डिसाइड करने की जरूरत कहां है जब समानता की सारी बातें हो रही है? नवजात तो उस विषय में आएगा ही नहीं। बिल्कुल आएगा ना। दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं ले सकते, गोद लेना है उस बच्चे को मुझे। अगर दूसरे धर्म की संस्थाएं उस विषय पर आपत्ति करती हैं तो सरकार चलाएगी ना। सरकार चला रही है ना अनाथालय बहुत सारे। ठीक है। मेरे साथ अब तमाम गेस्ट जुड़ गए। कांग्रेस प्रवक्ता गोविंद पटेल जी भी मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं क्षितिज मित्तल साहब, मोहसिन रशीद टोक जी प्रभारी हैं राजस्थान मुस्लिम अलायंस के, अब्दुल अजीज कुरैशी मुस्लिम स्कॉलर हैं, उत्तराखंड से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इंटरेस्टिंगली मैं पहले अब्दुल भाई आप ही के पास आ रहा हूं। अब्दुल भाई, विरोध किस बात का, यूसीसी का या इसे लागू किया जा रहा है इस बात का? ये कोई समझ में आने वाला कानून नहीं है। इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा है? बखूबी जिंदगी जी रहे लोग अपने मुताबिक, उसमें सरकार की बेजा दखलंदाजी है। अब धार्मिक आधार पर अपने जो जीने के, जिंदगी गुजारने के तौर तरीके हैं, उसमें सरकार द्वारा खलल पैदा करने की कोशिश है। नहीं सर, पर आई एम सॉरी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं
कि धार्मिक ये आधार पर समझे- जिंदगी गुजारने का या संविधान के आधार पर जिंदगी गुजारने का, ये तो नेशन ही डिसाइड करेगा ना। नहीं, अब यह ये तो देश तो धर्मनिरपेक्ष है। बहुधर्मी देश है हमारा। यहाँ सेक्युलर है, धर्मनिरपेक्ष है, बहुधर्मी क्या है, धर्मनिरपेक्ष अलग-अलग देश है। तरीके की जीवन पद्धतियां हैं जो जिन पर हम जीते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। कभी कोई किसी तरह का वाद विवाद या किसी तरह की कोई दखल अंदाजी कोई किसी को एक दूसरे को नहीं करता। ये तो सिर्फ एक तरह से उत्तराखंड में और उत्तराखंड की सरकार ने एक अपना कि हमने 2022 आप पर में थोप ऐलान दिया गया, मैं करके- जहां तक आपकी बात समझ में। लेकिन अब्दुल भाई मैंने शुरुआत में एक बात कही कि जो जैसे इस्लामिक कंट्रीज हैं या जहां पर शरीयत फॉलो होता है, वो तो अल्पसंख्यकों पर भी लगता है ना। मैं यहाँ पे बहुसंख्यक अल्पसंख्यक के पेच में नहीं जा रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि एक देश में अपना कानून हो सकता है ना जो सभी पर लगे। तो है संविधान है हमारा, संविधान है हमारा, उस पर वो सब पर लागू है। उसमें कहाँ है? और जो तलाक का जो शोर मचाया, वो तलाक सेंट्रल गवर्नमेंट ने बना दिया, उस पर कोई परेशानी नहीं है। उस पर भी परेशानी थी, उस पर भी तो काफी विरोध हुआ, आज तक विरोध हो रहा है। जो गलत है उस पर ऐतराज होगा। तो इसमें गलत क्या है, ये बताइए ना, इसमें गलत क्या है? क्या हलाला को रोकना या बहुविवाह को रोकना गलत है? इसका हश्र भी किसान आंदोलन, वो जो किसानों का जो किसान आंदोलन का या किसानों के लिए जो मुझे नहीं लगता कि इस मैटर पे इतना बड़ा कोई आंदोलन होने वाला है एक स्टेट के बेसिस पे, अनटिल एंड अनलेस कि नेशनल लेवल पर यूसीसी की दिशा में अगर कदम बढ़ते हैं। असल में नियत सही नहीं है। और ये आंकलन कौन कर रहा है? खास तौर से मुस्लिम समाज को टारगेट किया गया है। तारीफ करना, उसको नहीं, पर टारगेट तो ईसाई भी हुए हैं ना, टारगेट तो पारसी भी हुए हैं, लेकिन ईसाई विरोध नहीं कर रहे हैं, पारसी विरोध नहीं कर रहे हैं। बड़ी तादाद में सिख, जैन कोई ये टारगेटेड है मुस्लिम। अच्छा। मुस्लिम समाज टारगेटेड है। हर चीज मुस्लिम पर नहीं आ जाती ना अब्दुल भाई। करे या न करे, ठीक है, मैं आऊंगा, मैं एक एक बार सबके पास जाना चाहता हूं। मैं लास्ट में आपसे ओवरव्यू लेने की कोशिश करूंगा। क्षितिज मित्तल जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने शुरुआत में भी इस बात को कहा, पहले तो ये कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होके भी दो लोगों को अलग कर देता है, खासकर जो 342 के अंतर्गत वर्णित अनुसूचित जनजातियां हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं। ये आगे पीछे इसको सुप्रीम कोर्ट आना ही है, आएगा ही, कोई ना कोई तो लेकर आएगा ही। क्या ग्राउंड्स बन रहे हैं? देखिए स्वप्निल जी, जो एसटी को इससे अलग रखा है यूसीसी से उत्तराखंड सरकार ने, उसका एक रीजनेबल रीजन भी है। जैसे आप देखेंगे कि अभी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर भी एसटी इज नॉट एप्लीकेबल टू हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है। अब रीजन ये है कि जो लोग मुख्य धारा में नहीं आए हैं उनके लिए ये अपनी मैरिज को प्रैक्टिस करने, कस्टम्स को प्रैक्टिस करने का इसमें राइट दिया गया है। अब आप इसको एक एग्जांपल से समझें कि अंडमान निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड है सेंटिनल आइलैंड। वहां पे सेंटिनल एक जाति है, प्रजाति है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए उनके ऊपर वो नहीं लगा सकते आप, क्योंकि वहां वो मुख्य धारा से बिल्कुल अलग है। वहां पे आप कोई नॉर्मल आदमी भी नहीं। लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है ना क्षितिज भाई। मैं आपसे ये कहूँ कि जैसे एसटीज के कुछ ऐसे भी वर्ग हैं जिनमें 2 शादियां भी अलाउड हैं, है ना। अगर आप बहुविवाह रोक रहे हो तो फिर वो तो एसटीज में भी रुकेगा। पर ये है जैसे स्वप्निल जी कि जो एसटीज अगर मुख्य धारा में आ गए हैं तो उनके ऊपर ये एक्ट आना चाहिए। ये मेरा खुद का मानना है। क्योंकि जो एकदम बिल्कुल दूर दराज इलाके में है, जो मुख्य धारा से बिल्कुल दूर हैं, उनको अपनी प्रैक्टिस कस्टम्स को प्रैक्टिस करने का राइट होना चाहिए। तो एक सवाल और मेरा आपसे, जब आपने रीजनेबल रीजंस की बात की क्षितिज भाई, जब आपने रीजनेबल रीजंस की बात की तो सेंटर के ही तो लॉज हैं ना, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉज हैं या वो तो सेंटर के ही लॉज हैं ना, जो उनको रीजन के साथ अपनी बात को रखने और अपने जीवन को जीने का अधिकार दे रहे थे। बिल्कुल। तो अब सेंटर के लॉज हैं जो वो एसटी को नहीं इंक्लूड कर रहे थे पहले। अभी भी उस समय भी रीजन, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी अपनाई थी वो बनाई थी पॉलिसी ऑफ एक्सक्लूजन।
वो एसटी को बिल्कुल भी जो अनुसूचित जनजातियां थी उनको इंक्लूड नहीं करते थे। पर हमारी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन, तो धीरे 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 जो मुख्य धारा में आएगा उसके ऊपर ये एप्लीकेबल रहेगा। स्वप्निल जी ठीक है क्षितिज भाई, मैं आगे भी आपसे थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन लूंगा। एक बार मैं थ्रू आउट राउंड लगा लेना चाहता हूं। गोविंद पटेल जी, मैं आपसे भी पूछना चाहता हूं कि आएगा तो ये आने वाले समय में राजस्थान में भी संकेत बहुत क्लियर हैं, और हो सकता है कि 2029 के पहले ये सेंटर में भी आए। अब कांग्रेस का स्टैंड क्या है? देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहली बात है कि यूसीसी यानी सबके लिए समान अधिकार की बात ये कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर ये अच्छा कानून है, बेहतर कानून है, तो इससे अनुसूचित जनजाति को बाहर क्यों किया गया है? जो अभी चर्चा हो रही थी उसी पे मेरा ये सवाल है पक्ष के इनसे कि भाई इस तरह की दोहरी नीति क्यों अपनाई जा रही है? ये जो सरकार ना रोजगार की बात कर रही है ना युवाओं की बात कर रही है। इनके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब इस कानून से जो लोग 4-4 शादियां करते हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि स्वप्निल भाई, मेरे मित्र है रईस खान, उनसे मैंने इस कानून के बारे में चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि भाई इस जमाने में एक शादी भी होना मुश्किल है, और जो लोग 4-4 शादियों की बात कर रहे हैं इस महंगाई के दौर में, कहां से हम इतना लालन पालन कर पाएंगे? तो सरकार को महंगाई पे, रोजगार पे, इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। नहीं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 2 शादियां हो नहीं रही हैं। शादियां बिल्कुल हो रही है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप बात कर रहे हो कार्रवाई के लिए नियम भी तो होना चाहिए ना। कार्रवाई के लिए अगर नियम ही नहीं है, दो लोगों को स्वप्निल जी, 2 लोगों को आप अलग रख रहे हो और आप समान कानून की बात कर रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा भाई? अगर आप सबके लिए कानून बनाए, अब आप कह रहे हो कि साहब अगर सबके लिए बनेगा तो कांग्रेस समर्थन में नहीं है। इंटरेस्टिंग, मतलब सबके लिए बनेगा तो कांग्रेस समर्थन में है। कांग्रेस, देखिए स्वप्निल जी, कांग्रेस उस कानून के समर्थन में रहेगी जिससे आम जनता को फायदा होगा, जिससे आम जनता को लाभ होगा, जिससे बीजेपी को लाभ हो रहा है, जिससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं है। हमारे देश में एक संविधान है जिसके आप पक्ष में हैं। अब एक संविधान और एक कानून हो जाए तो आप उसके पक्ष में है कि नहीं है? देखिए स्वप्निल भाई, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी उस कानून के पक्ष में है जो आम जनता के भलाई के लिए हो, जो आम जनता के हित के लिए हो। वो भाजपा अपनी रोटियां सेक रही है या अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो इनके मुख्यमंत्री है वो इस तरह की एक माहौल बना रहे हैं, उसके पक्ष में नहीं है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी हमेशा जनता के साथ खड़ी है। ठीक है, मैं मोहसिन रशीद टोक आपके पास भी आ रहा हूं। मोहसिन भाई, मैं समझना चाह रहा हूं कि ये मतलब जैसे उत्तराखंड से मैंने रिएक्शन लिया, तो अजीज भाई का कहना था कि ये बेसिकली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सारी चीजें घूम फिर के, मतलब ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुसलमानों को ही टारगेट किया जा रहा है? इसमें तो पारसी भी आए हैं, ईसाई भी आए हैं, सिख भी आए हैं। देखिए स्वप्निल जी, मैं सबसे पहले 2 बातें कहना चाहूंगा। पहले, जैसा कि आप खुद ही कह चुके हैं, आने वाले हर प्रोग्राम में इसे यूसीसी मत कहिएगा। ये एक मैं सिविल कोड मान सकता हूं, लेकिन जैसा आपने खुद ने बताया कि इससे ट्राइबल्स, हिंदू सक्सेशन एक्ट, ट्रांसजेंडर्स, ये सब बाहर हैं। तो यूनिफॉर्म तो कैसे हुआ? जरा सा भी पढ़ा लिखा आदमी इसे यूनिफॉर्म नहीं कहेगा, है ना? एक बात तो ये, तो आइंदा इसे यूसीसी की तरफ नहीं। हाँ, यूसीसी के बहाने जो एक बहुत बड़ा बीजेपी का भक्त वाला सर्किल है, उसे बेवकूफ बनाना था कि हमने यूसीसी लागू कर दिया, तो वो एक एजेंडा, एक प्रोपेगेंडा चल रहा है। दूसरी बात ये कि मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश 100% है, क्योंकि जो चीजें हमसे रिलेटेड हैं उन्हीं चीजों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन ये एक नाकाम कोशिश है। नहीं, ऐसा नहीं है मोहसिन भाई, मैंने अभी बताया पूरी संपत्ति की वसीयत में छूट की बात ईसाइयों और पारसियों के लिए भी अलग अलग है। अच्छा, सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं आपको जो आप बात बता रहा हूँ, मुझे ईसाई क्या सोचते हैं या ईसाइयों में इतना बोलने की हिम्मत है या नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मुसलमानों में हिम्मत है। मुसलमान खुल के बोलते हैं कि ये अच्छा है या ये बुरा है, ये सही है या गलत है, इसलिए मैं हमारी बात कर रहा हूँ। ईसाई बेचारे बहुत कम तादाद में है, या उनमें इतनी हलाला और 3 तलाक सही है, नहीं बोल पाए। ठीक है, तो ये कौन बोले बीच में? ये कृष्ण कुमार जानू जी, बीजेपी प्रवक्ता है। लेकिन आप अपनी बात जारी रखें, हम ओपन डिबेट बाद में करेंगे। आपके बीच में हम ओपन डिबेट बाद में करेंगे। मोहसिन भाई, आप जवाब पे रहो। एटिकेट पे रहिए। हाँ,
हाँ। विषय एटिकेट करने नहीं, हम विषय- ओपन डिबेट पे जाएंगे कृष्ण कुमार जी, एक बार सबका राउंड हो जाए उसके बाद हम ओपन डिबेट पे ही जाएंगे। हाँ मोहसिन भाई कंटिन्यू रखें। हाँ उन्हें समझा लीजिए। हाँ तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जिस तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं ना, ये यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये शादी और लिव इन रिलेशनशिप को रेगुलेट करने वाला एक कोड आप मान सकते हैं। ठीक भी है। और आप सोचें इससे कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। आप मुझे पॉसिबल तो है मोहसिन भाई, देखिए अगर हम हाइपोथेटिकली बात करेंगे तो शायद नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली बात करें तो पॉसिबल तो है चेंजेस की, लाइफ चेंज करने की पॉसिबिलिटी तो है। बात कर रहा हूं मैं आपसे, मैं प्रैक्टिकली बात बताता हूं। जो चीजें आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मुस्लिम औरतों को या सारी औरतों को जायदाद में बराबर हिस्सा दिलाएंगे। हाँ। वो औरत ही राजी नहीं होगी, वो कहेगी मेरे लिए मेरा हक 25% है, दो औरतों के बराबर एक मर्द का एक बेटे का हिस्सा है। वो औरत ही कहेगी मुझे चाहिए ही नहीं। क्यों? तो आप कैसे दिलाएंगे? आप बात आई नहीं तो उस औरत को हमें बताना पड़ेगा ना कि भाई तुम्हारा हक क्या है। अरे उसे पता है ना कुरान में उसका हक क्या है, आप थोड़ी बताएंगे। वो तो कुरान के हिसाब से जिंदगी गुजारेगी ना। देश कुरान से नहीं संविधान से चले। और हलाला, दूसरी बात, हलाला देश की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। मेरा हलाला अभी तक क्या बीजेपी ने लागू कर रखा था? हलाला जैसी कोई चीज मेरी नजर में तो एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है। तीसरी चीज आपने कही इद्दत की, नहीं इद्दत पे भी आई है। इद्दत अगर एक आप मान लीजिए, मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आपको देता हूँ, एक औरत है, वो आज लिव इन रिलेशनशिप में रही या उसने शादी कर ली, ठीक है, एक दिन बाद आज उसकी शादी को 3 साल हो गए, उसने तलाक ले ली। एक बिल्कुल गरीब औरत है, गांव की औरत है, उसने आज तलाक ले ली और कल दूसरी शादी कर ली। अब मुझे बताइए कि 9 महीने बाद जब उसकी औलाद पैदा होगी तो वो किसकी औलाद मानी जाएगी? इद्दत कुरानिक एक अल्लाह की तरफ से एक तरीका है इस चीज को महफूज रखने का कि कल को तुम्हारे दिमाग गड़बड़ाए नहीं कि एक औरत ने एक दिन तलाक ली, अगले दिन शादी कर ली, तो तुम इस चक्कर में नहीं पड़ोगे और इसकी है। ठीक है, अल्लाह का तरीका है, इंसान महसूस ठीक है तो सबको। ठीक है मोहसिन भाई, मैं अब एकलव्य बच गए, उनको भी डिबेट में शामिल कर लूं। एकलव्य, ओवरऑल एक मोटा पोर्शन तो सबका हमने सुन लिया है, अब इस डिबेट को किस दिशा में ले जाना चाहिए बेसिकली? देखिए स्वप्निल जी, जितने भी वक्ताओं को हमने सुना उसमें आपने नोटिस किया होगा कि दोनों जो मुसलमान वक्ता हैं और जो कांग्रेस पार्टी है जो उनके वोट बैंक पे ही अपनी राजनीति करती है, सिर्फ उन्होंने कहा कि एक तरह से यूसीसी का विरोध किया। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि इसमें एक चीज जो बड़ी समझना जरूरी है, अगर आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो सनातन धर्म में तो यूसीसी, अभी बात हो रही थी ना कि ये शायद पहला स्टेट है जिसमें ये इंप्लीमेंट हो रहा है। भाई सनातन धर्म में यूसीसी की दिशा तो प्रभु श्री राम ने ही दिखा दी थी। वो जो चारों भाई थे ना, उनने एक एक ही विवाह करा था। जनसंख्या नियंत्रण कानून की भी दिशा उन्हीं ने दिखा दी थी। उन चारों भाइयों के 2-2 ही बच्चे थे। लेकिन अब देखिए यहां पे जो एक बातें कही गई कि ये मुस्लिम्स को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, मैं आपको बताता हूं, टारगेट तो वो हो रहे हैं लेकिन कोई कर नहीं रहा है, वो बाय डिफॉल्ट टारगेट हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे सनातन धर्म हो, मेरे कहने का मतलब चाहे हिंदूज हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे सिख्स हो, चाहे जैन्स हो, सब जगह रिफॉर्म्स हुए हैं। एक एग्जाम्पल है सती प्रथा, ये रिफॉर्म है। एक जगह है सती प्रथा, एक एग्जाम्पल है सती प्रथा हमारे यहाँ 18वीं सदी में ही बंद हो गई। ठीक है, कानून बना के। बाल विवाह उसी तरह से बंद हुआ। अब आप देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये सब चीजें जो नहीं हो पाई, तो अब अगर एक समान सबके लिए किया जा रहा है तो जहां नहीं हुआ है उनको ही लगेगा ना कि ये हमारे अगेंस्ट है। स्वप्निल जी, अभी नहीं, आपको एक छोटा सा एग्जांपल और दे देता हूं। जानते हैं हैदराबाद में एक प्रथा है, लखनऊ में भी टू एन एक्सटेंट होती है, उत्तराखंड में भी हो रही थी, उसको कहते हैं शेडी शेख मैरिजेस। क्योंकि क्या है कि शादी की उम्र के लिए समानता नहीं है, प्रथा नहीं है। नहीं तो मैं आपको जो चल रहा है तमाशा वो बता रहा हूं, आप तमाशा मान लीजिए उसको। शेख आते हैं बाहर से, वहां पे छोटी छोटी मुस्लिम महिलाओं से शादी करते हैं, लड़कियों से और बालिकाओं से, और उसके बाद उनके साथ उनके पेरेंट्स को दे देते हैं 5-10 लाख रुपए, 1-2 महीने उनके साथ मस्ती करते हैं, उनको प्रेग्नेंट करते हैं और चले जाते हैं। पर ये तो एनआरआईज भी कर रहे हैं, ये तो कुछ लेवल तक एनआरआईज, ये तो केसेस एनआरआईज को लेकर भी आए हैं। लेकिन कहां हो रहा है? राजस्थान में भी हुआ है। नहीं, लेकिन क्यों, कौन सी बालिकाओं के साथ हो रहा है? जो उस उम्र की नहीं है उनके साथ ही ना। तो कौन से धर्म में हो रहा है?
तो स्वप्निल जी देखिए, ये है ना, ये समझना यार, बहुत स्वप्निल जी, आवश्यक है। ऐसी बात मैंने अरे ऐसा है मोहसिन जी कि आपको मैंने बोला, जब आपके बीच में कोई बोल रहा था तो आप बड़े मतलब बोलने लग गए थे। 2 मिनट एकलव्य प्लीज। मोहसिन भाई सेकंड राउंड में हम ओपन डिबेट करेंगे, बस इस राउंड को कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद हम ओपन डिबेट ही करेंगे। धर्म पे मत लाने दीजिए किसी को। आप बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषज्ञ होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए गुजरात में हिंदू परिवार अपनी बच्चियों को बेचने जा रहे थे। थोड़ा सा नॉलेज रखिए। हाँ, ये ठीक है। एक अरे, नीति हाँ, है, ऐसा है, ये केसेस आए हैं, ये राजस्थान में भी केसेस आए हैं। बेचने जा रहे थे। हैदराबाद में नहीं सर, कितनी एक सेकंड, घटनाएं? मैं मान रहा हूँ कि वो बेचने जा रहे थे, हाँ। लेकिन उस चीज को पनिश करने के लिए कानून तो है ना। हाँ। उन वो जो अरब शेख आके ये कर रहे हैं, उनको कोई कानून तो होना चाहिए उन बालिकाओं को बचाने के लिए। जो मुझे एक धार्मिक इंपॉर्टेंट सवाल की ओर ला protection रहा है, मिल जो रहा मुझे एक इंपॉर्टेंट सवाल की ओर ला रहा है, मैं बेसिकली समझना चाह रहा हूं कि जैसे उत्तराखंड को मैं पर्सनली जानता हूं, मैंने वहां पर काम किया है। ये हिंदू मुस्लिम वाला स्टेट नहीं है। वहां पे है लोग भाईचारे से रहते हैं, वहां पे उतने ही मुस्लिम्स के परिवार में से भी लोग टीचर बन रहे हैं, मुस्लिम के परिवार में से भी लोग आर्मी में जा रहे हैं और सारी चीज। उत्तराखंड से इस चीज का बनना मुझे चौंकाता है, और चौंकाने के पीछे सबसे बड़ा कारण यह है कि उत्तराखंड से आप दिशा देने वाले हैं क्या? राजस्थान को दिशा देंगे, किसको देंगे? हर चीज मतलब असम उत्तराखंड उसी साइड क्यों फर्स्ट हो रही है? उसको क्या हमने लेबोरेटरी बना दिया है? स्वप्निल जी, मैं तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये जो आपने कारण बताया, ये इसीलिए एक मैं मानता हूं कि एक तरह से ये यूसीसी का लिटमस टेस्ट है, और देयर इज नथिंग रॉन्ग पर जहां कुछ है ही नहीं वहां कौन सा टेस्ट होगा? नहीं, टेस्ट तो होगा ना स्वप्निल जी। ये जो इस तरह के अभी जो भाषा सुन रहे थे वो टेस्ट के रिएक्शन है। एग्जैक्टली, ठीक है, चलिए अब ओपन डिबेट है। उसका रिएक्शन तो पूरे ठीक देश है, अब ओपन डिबेट कर रहा हूं मैं, अब ये डिबेट ओपन है। चाह रहा हूँ आपको, हाँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता। स्वप्निल आप मेरे जी, ऊपर ठीक है। कुछ भी गलत चीज लागू नहीं कर सकते, मुझे कानून आता है। स्वप्निल जी, नहीं, ये मदरसा छाप शिक्षा लेकर के संविधान के आर्टिकल नहीं। 34 में जो लिखा है, संविधान के आर्टिकल 14 में जो समानता की बात लिखी है, जो संवैधानिक अंतर विरोध है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है समानता, सरकारों को। नहीं, समानता तो फिर वही बात आ गई ना। बनाने वालों ने नहीं, समानता क्या? कहाँ मिल रही है? समानता कहाँ मिल रही है? आपने अनुसूचित जनजाति को बाहर क्यों किया है? अरे भाई, आपको कौन सी समानता नहीं मिल रही है? जिस मुस्लिम को टारगेट की आप बात कर रहे हो, इस देश में हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं है, लेकिन पकड़ा जाने वाला हर आतंकवादी मुस्लिम है। Controversial ये statement जो है। कंट्रोवर्सी है, नहीं, ये controversial इसी statement है। कंट्रोवर्सी की तो शरण में जा रहे हो। अच्छा। मुस्लिम को कहाँ टारगेट किया गया है? ठीक है। कौन से आर्टिकल में, कौन से सुधार में? ठीक है, मुस्लिम आप को एक सवाल, टारगेट किया ठीक गया? है, ठीक है, किया जा रहा है नहीं, कि नहीं, मुस्लिम नहीं, महिलाओं को अधिकार उनका दिलाया जा रहा है। साबानो प्रकरण में जब महिलाओं ठीक है, को दो मिनट, मैं एक बात मुझे बताइए, क्या कल को ये राजस्थान में आने वाला है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कि ये फिर सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है? इतनी इंपॉर्टेंट बात। देखो, ये जो है, इलेक्शन के लिए आप छोड़ रहे संविधान हैं। की धारा 62 और 61 में राज्यों को निर्देश दिए थे संविधान निर्माताओं ने। हाँ। उन निर्देशों के अंतर्गत राज्य अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार लिखा है, क्या? कौन कौन से संविधान को लिखा है, कब कब लिखा है, गोवा पांडिचेरी में लागू है और 1961-62 से लागू है, और ये आर्टिकल 44 को राज्यों को जो समान नागरिक संहिता के लिए 36 से 51 में राज्यों को निर्देशित किया गया है। आर्टिकल 36 से 51 थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, इन्हें युवाओं के भविष्य की बात करने में तकलीफ हो रही है, इसलिए इस तरह के ये कांग्रेस तो Distraction। केवल अपने युवा ठीक के है। भविष्य की चिंता कर ठीक है। रही है। सब में उलझी अरे, राहुल गांधी और रेहान वाड्रा की चिंता के अलावा उनको कोई चिंता नहीं है। मैं जान रहा हूँ गोविंद भाई मुझे ये बताइए कि अगर जैसे जहां तक मेरी जानकारी है, आई एम नॉट प्रिटी श्योर, लेकिन अगर मैं गलत होऊंगा तो अब्दुल जी या मोहसिन भाई मुझे करेक्ट कर देंगे। अगर कोई लड़की अगर प्यूबर्टी को टच कर लेती है तो मुस्लिम्स में वो मैरिज के लायक हो जाती है। हालांकि आज मुस्लिम्स भी इतने प्रोग्रेसिव हैं कि ऐसा होने पर तुरंत शादियां नहीं करते। हो सकता है एक दो सिंगल आउट केसेस आए तो आए, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस बात को कानून इंश्योर करे कि 18 से पहले शादी हो ही नहीं सकती, या हलाला जैसी चीज से कोई गुजरेगा नहीं, भले ही आज नहीं हो रहा हो, लेकिन बाय चांस अगर कहीं एक जगह भी हो रहा है और वो रुक जाए तो इसमें बुराई क्या है? मोहसिन कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद गोविंद पटेल आप जवाब दीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे, हम किसी भी के साथ गलत हो, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन इनका तरीका गलत है। गोविंद भाई 2 सेकंड, गोविंद भाई 2 सेकंड, वो गलत है। गोविंद भाई 2 सेकंड, मोहसिन रशीद कुछ जोड़ रहे हैं, उसके बाद में आ रहा हूं। हाँ मोहसिन भाई।
हाँ, आपने एक बात कही कि मुसलमानों के अकॉर्डिंग लड़की प्यूबर्टी को आ जाती है तो शादी के लायक हो जाती है। मुसलमानों के अकॉर्डिंग नहीं, इस्लाम के। साइंस के अकॉर्डिंग लड़की प्यूबर्टी को आ जाती अच्छा। है तो क्या शादी के बात है, लायक बड़े हो जाती है। धरती को नहीं, नहीं, चंदा नहीं, बनाने नहीं। वाले साइंस की बातें दूसरी कर बात, रहे हैं। नहीं, मुसलमानों में सुनिए बात, हाँ, बात हाँ, मैं आपको सुनिए सुन रहा हूँ, मुझे। हाँ। मुसलमानों में हाँ। कहीं पर भी ये कंडीशन नहीं है कि इस एज पे आते ही फौरन शादी करना ही पड़ेगी। हाँ, ये नहीं, लड़की का डिसीजन एग्जैक्टली, है मैंने उसी बात कि को अपने उसे शब्दों में शादी कहने की कोशिश की थी। किससे मुझे नहीं करना लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हाँ। डिफ्लेक्ट हुआ था। मैंने उसी बात को रखने की हाँ। कोशिश की थी। लेकिन गोविंद पटेल जी से मैं यही जानना चाहता हूं कि अगर कोई कानून किसी भी लड़की को अगर 18 साल से पहले उसकी शादी नहीं हो सकती इस बात को एंश्योर कर रहा है तो इसमें बुरा क्या है? ठीक है गोविंद पटेल जी। नहीं, बुरा कौन बता रहा है? बुरा कोई नहीं बता रहा, लेकिन तो ये UCC कह रहे हैं अच्छा कि है। यूसीसी तो मुझे ये बताइए कि इन दो लोगों को अलग क्यों रखा है, इन दो लोगों को अलग क्यों रखा है? फिर इसका वो तो मतलब point आप- है ही। सुझाव आप सदन पटल वहां पे के रखे। प्रदेश में विकास के नहीं, रखा ही होगा, विकास ऐसा नहीं है, करवा कमेटी बनाई पाए थी आप लोगों ने। लोगों के लिए। मैं 2 मिनट, मैं क्षितिज मित्तल जी, देखिए खास बात क्या है कि ये जो इसका जो ड्राफ्ट बना उसमें सुप्रीम कोर्ट के ही एक रिटायर्ड जज है, तो ऑब्वियसली कानूनी पेचीदगियों को उन्होंने भी देखा होगा, मैं ये मानकर चल रहा हूं। पर फिर भी मुझे इसे देखकर लगता है कि कुछ पॉइंट्स का जवाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट में देना होगा जो मुश्किल हो सकता है। आपके हिसाब से क्या है? देखिए स्वप्निल जी, ट्रांसजेंडर वाले को कैटेगरी को अलग रखने का रीजन है उनके जो बच्चे किसके हो सकते हैं नहीं हो सकते, उन सब का बहुत अलग हाँ। साइकोलॉजी, अलग कंडीशन है। ठीक है। उनको रखना बिल्कुल अलग रखने का कारण है। रही बात एसटी को अलग रखने की, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और एसटी में सिर्फ हिंदू एसटी नहीं होते, लक्षद्वीप में मुस्लिम एसटी हैं, मेघालय में क्रिश्चियन एसटी हैं, सब जगह अलग अलग है। उसमें रिलीजन का कोई भी रिलीजन से उसका लिंक नहीं है। सेकंड चीज, लिव इन रिलेशनशिप का ऑब्जेक्टिव जो मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों रखा है उसको मैंडेटरी, क्योंकि क्राइम होता है। आज अगर कोई मैरिड आदमी का डिवोर्स हो जाता है तो मैरिड वुमेन जो होती है, मुस्लिम जो तलाकशुदा महिला होती है, वो कोर्ट जा सकती है मेंटेनेंस भत्ते के लिए और बहुत सारे अपने राइट्स के लिए। परंतु लिव इन रिलेशनशिप में जो रह रहे हैं उस पे लॉ तो वही सेम एप्लीकेबल होता है, परंतु लोगों को जानकारी नहीं है, लोग नहीं जाते हैं। नहीं, लेकिन यहाँ पर मेरा अधिकार है, अगर मैं किसी के साथ रह रहा हूं तो मेरा अधिकार है कि मैं इस बात का डिसीजन खुद ले लूं। उसके लिए मुझे माँ बाप को इन्फॉर्म करना पड़े, जरूरी है? ये तो मेरे ही अधिकारों में हस्तक्षेप है सरकार का। नहीं, और सब ये थोड़ा सा मैं इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हाँ? जरा ये भी पूछिए ना, कितनी उम्र तक इन्फॉर्म करना पड़ेगा? 50, 40, 30, कितनी उम्र तक? ठीक है। हाँ, क्षितिज मित्तल जी। रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑटो इन्फॉर्म हो जाएंगे, कोई उसके बाद माँ बाप मना नहीं नहीं कर नहीं, सकते। ठीक है। मैं 20 साल का हो गया, मैं 35 नहीं, साल पर का हो गया, हम टारगेट तो पेंट नहीं कर रहे हैं। नहीं, 2 मिनट, कहीं हम पेरेंट्स के सामने टारगेट, जब हम इस देश में खाप की बात करते हैं या जाति की बात करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लिव इन में रहने वाले लोगों पर टारगेट पेंट कर रहे हो? हाँ, ठीक है। क्षितिज मित्तल जी अपनी बात कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक और सवाल है जो मैं अब्दुल जी से पूछूंगा। क्षितिज भाई, हाँ, क्या बोल रहे हैं स्वप्निल जी? हाँ। एक चीज तो होता है इन्फॉर्म, एक चीज होता है कंसेंट। आप मतलब इसके अंदर मैंने टेक्स्ट अभी तक नहीं देखा है, बट अगर ये कहते हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए प्री कंसेंट जरूरी है तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके। इन्फॉर्म करना एक परमिशन, मैंने देखा है टेक्स्ट, उसमें परमिशन है। मुझे भी ऐसा लगा था बिल्कुल भी नहीं कि है। ठीक है। हाँ क्षितिज भाई, पॉइंट नंबर टू मैं ये आपसे बोल रहा हूं, जैसे मुस्लिम, ईसाई, पारसी समुदाय के लिए वसीयत के अलग अलग नियम हैं और बाय सेंट्रल लॉ ही हैं। ठीक है। मुस्लिम्स के लिए मैरिज के सेपरेट नियम है, वो भी बाय सेंट्रल लॉ ही है। क्या स्टेट उस सेंट्रल लॉ के अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है? क्या ये सस्टेन कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट में? मैं ये भी जानना चाहता हूं। देखिए स्वप्निल जी, पर्सनल लॉ जो है वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। हाँ। तो स्टेट और राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही उस पर कानून बना सकती है। ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है तो केंद्र सरकार का लॉ प्रिवेल करेगा। 100%। ठीक है। आपने शुरुआत में ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो क्या है? डाइवर्सिटी फिर क्या है आपने बात UCC? करी थी, की डाइवर्सिटी तो अच्छी चीज है, उस डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक्सेप्शंस किए गए हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे नहीं, हम डाइवर्सिटी को ये कह रहे हैं कि तुम्हें यूनिटी में आना पड़ेगा। हम डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं वही बता, नहीं सेलिब्रेट कैसे स्वप्निल जी, कर रहे हैं? डाइवर्सिटी में डिस्पैरिटी बहुत है ना। एग्जैक्टली। ठीक है। तो कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पे कि जिनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो डाइवर्सिटी पे ही चोट होगी अगर वो एक्सटिंक्ट हो गए तो। मुझे एक अहम सवाल की तरफ ला रहा है, का भी तो कांसेप्ट है ना, जो मुझे एक अहम सवाल की तरफ ला रहा है, जिसमें अब्दुल जी और मोहसिन भाई से मैं दोनों से इस बारे में बात करूंगा। सबसे पहले अब्दुल भाई आपके पास आ रहा हूं।
अब्दुल भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। जैसा कि मैंने शुरुआत में भी अपने सवाल में इन शब्दों को डाला था कि हर चीज मुसलमान के खिलाफ हो, ऐसा सोचना जरूरी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, राम मंदिर बना, ध्रुवीकरण हुआ, मैं समझ सकता हूं, मान लिया। आगे भी अगर कहीं कोई मंदिर बनता है तो ध्रुवीकरण होगा, मान लिया। यूसीसी आ गया, उससे ध्रुवीकरण हो जाएगा, ऐसी स्टेज पे नेशन है नहीं। तो इसको ये कह देना कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुझे लगता है कि थोड़ा अतिशयोक्ति हो रहा है, क्योंकि इससे कोई ध्रुवीकरण वाला होना नहीं है। आप अपने आप को कल्प्रिट कहकर आप एकजुट हो सकते हैं, मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन इससे दूसरा पक्ष या मेजॉरिटी पक्ष कोई एकजुट नहीं होने वाला। इससे कोई ध्रुवीकरण पॉसिबल ही नहीं है मेरी नजर में। अब्दुल जी। नहीं, ये बेजरूरी मुद्दा पॉलिटिकल पोलराइजेशन की गरज से नहीं, पर पोलराइजेशन होगा ही नहीं ना। अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे पोलराइजेशन होगा तो वो मैं जो कहना चाहता हूँ बस सुन, हाईलाइट किया जा रहा है जैसे 3 तलाक का पूरे मुल्क में ढोल पीटा गया, और ये सारी चीज एक तरीके से सामाजिक ध्रुवीकरण की योजना के तहत हो रहा है। और जिस तरह नहीं, सामाजिक ध्रुवीकरण मानना है कि 3 तलाक होना दो चाहिए, सेकंड, 3 तलाक होना चाहिए। नहीं, सीधी बात पूछे ना कि क्या 3 तलाक होना। बीजेपी के खिलाफ ध्रुवीकरण नहीं है क्या? ये ध्रुवीकरण की दुहाई देते हैं। ये जिस प्रकार की पोलिंग कर रहे हैं, जिस प्रकार की पॉडकास्टिंग हो रही है, ध्रुवीकरण नहीं है क्या? पॉइंट टेकन। लेकिन हाँ, अब्दुल भाई, आप साबित कीजिए किस टाइप का सोशल पोलराइजेशन इस सूबे में इस मुल्क में जो जरूरी मुद्दे हैं उनकी तरफ से तो सरकारों ने आंखें मूंद रखी हैं, और जो अच्छा। गैर जरूरी मुद्दे हैं जिनकी नहीं, इसमें गैर जरूरी क्या है एक्चुअली, मैं यही नहीं समझ पा रहा। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, शरीयत या इस्लाम जो कह रहा होगा, अब्दुल भाई मेरी बात सुनिए, शरीयत या इस्लाम जो कह रहा होगा उसको आप लोग शिद्दत से फॉलो करेंगे, और आपको अधिकार भी है कि आप उसको फॉलो करें। लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूं कि जब हम कॉमन नजर से देखते हैं, अगर बेटा बेटी या माता पिता को संपत्ति का अधिकार मिल जाए तो ठीक है, इस्लाम के नजरिए से महिला ले या न ले वो उसकी मर्जी, लेकिन उसको एक अधिकार मिल जाए तो इसमें मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही। दूसरा, अगर 18 साल से पहले शादी को कोई कानून रोक रहा है तो मुझे बुराई नजर नहीं आ रही। हलाला अगर हो रहा होगा और अगर वो रुक रहा है तो मुझे बुराई नजर नहीं आ रही। बहुविवाह में रोकने पर मुझे बुराई नजर नहीं आ रही अब्दुल भाई। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे कोई हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो जाए। मतलब आपको ऐसा लगता है कि अगर कोई किसी का बहुविवाह रुक रहा है तो स्वप्निल वैरागी इस बात का जश्न मनाएगा कि मोहसिन 2 शादी कर सकते थे, अब नहीं करेंगे? तो ऐसी स्थिति अभी इस देश में आई नहीं है। जिस तरह से इस इशू को हाईलाइट किया जा रहा है, सब समझते हैं, कोई ऐसा नहीं जो नहीं समझता हो। अच्छा। और बार बार इस मुद्दे को हाईलाइट नहीं, तो आई एम सॉरी, मैं आपको रोक रहा हूं। मोहसिन रशीद टोक, ये भी तो ध्रुवीकरण ही है, ये भी तो ध्रुवीकरण ही है। मैं आपसे कह रहा हूं इस साइड ध्रुवीकरण की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर मुसलमानों का एकजुट होना है किसी फैसले पर तो वो भी तो ध्रुवीकरण ही है। अगर बीजेपी किसी चीज से अपने वोटर्स को एक कर सकती हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इससे नहीं होगा। मुझे नहीं लगता यूसीसी वीसीसी, हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, हाँ। मुझे नहीं लगता यूसीसी वीसीसी से कोई पोलराइजेशन होना है, क्योंकि ना तो इस मुल्क में ऐसे हिंदू हैं जिन्हें इस बात से खुशी हो कि मुसलमान अपने धर्म पे नहीं चल सकेंगे, इससे वो बड़े खुश हो रहे हैं। ना ऐसे हिंदू हैं, ना ऐसे मुसलमान हैं जो सोचेंगे यार स्वप्निल जी अब लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जा सकेंगे, इन्हें रिटर्न में देना पड़ेगा। तो ऐसा सिस्टम है नहीं। प्रॉब्लम क्या है स्वप्निल जी, जिस बात को एक बुरी चीज माना जाता था आपकी संस्कृति में भी और हमारे मजहब में भी, बिना शादी के रहने को, बच्चे पैदा करने को, फिजिकल रिलेशंस बनाने को नहीं, 2 सेकंड, उसको समाज उस नजर से देखता था, उसकी कोई पाबंदियां नहीं थी, पर उसमें कोई सोशल सिक्योरिटी भी नहीं थी। यूसीसी सोशल सिक्योरिटी को एंश्योर कर रहा है। मैं सोशल सिक्योरिटी की बात ही नहीं कर रहा, मैं सनातन संस्कृति इंडिया के कल्चर की बात कर रहा हूं कि अगर एक लड़की बिना शादी के किसी आदमी के साथ फिजिकल कांटेक्ट बना रही है तो उसे सामाजिक तौर पे इंडिया के कल्चर के एतबार से अच्छा नहीं माना जाता था। ये हमारी वैल्यूज थी। अब ये सनातन धर्म की दुहाई देने वाले, भगवा पहनने वाले लोग, आपको एक चीज बताता हूँ, इंटरेस्टिंग बात है। लड़का लड़की, देखिए, जब आपने बहुत अच्छी बात निकाली मोहसिन भाई, अब मेरी बात सुनिएगा। होता क्या है कि जैसे किसी भी चीज की शुरुआत हुई थी कृति से, जो बाद में संस्कृति बनी, कई विकृतियां बनी, फिर परंपराएं जुड़ी, उसके बाद संस्कृति बनी, और उसके बाद हुआ क्या कि जिस चीज को सबने एक्सेप्टेंस के साथ मान लिया कि ये नहीं है,
या अंधविश्वास है, उन्हीं में से कुछ चीजें रूढ़ी में गई जो हट गई, ठीक बात है ना। यूसीसी ऐसी बातों को हटा रहा है साइंटिफिकली, रिलीजियसली नहीं, साइंटिफिकली रिलीजियसली नहीं, बातों को लीगलाइज कर रहा है यूसीसी। कहीं ना कहीं सही और गलत का तो फैसला करना पड़ेगा ना। हिटलर के साथ बैठने वाले लोग ये मानते थे कि यहूदियों को मार देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो सही तो नहीं हो गया था, है ना। ऐसे ही अगर आप इंतहा से ज्यादा नशा कर रहे हो तो चाहे पूरे लोग मिलके ये इस बात को लॉ बना दें कि नहीं नशा करना अच्छी बात है, वो गलत ही रहेगा। ठीक है, कृष्ण कुमार जानू काउंटर कर रहे हैं, कृष्ण कुमार जानू, फिर एकलव्य सिंह। पढ़ने वाला कातिल को काबिले कत्ल मानता है। आज भी इस देश के बच्चों को मदरसों में यही पढ़ाया जा रहा है। ये जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, शरीयत की और कुरान की 26 आयतें जिन पर प्रोटेस्ट हुआ है, जो समन्वय में सबसे बड़ी बात है, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कृष्ण कुमार जानू जी, हमें रिफ्रेन करना आपको लग सकता है हर बात इनको लग सकती है, तो हमको भी तो जो लग रहा है हम सच बोल रहे हैं। जो कंट्रोवर्सी का मूल कारण है और जिन बातों के कारण ये खुद को टारगेटेड मानते हैं, वो अंतर्विरोध सारा का सारा इनकी बातों में है। अभी तक माइक का आविष्कार 1950 में हुआ, अजान पहले तो मुंह से दी जाती थी। कबीर ने लिखा है, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई चुनाए, ता चढ़ी मुला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। पर डीजे तो हम बजा रहे हैं। आप कुतर्क कर रहे हैं, आप एग्जाम्पल के लिए कुतर्क कर रहे हैं। सीधी बात बताइए, अजान बिना माइक के होती थी, हजरत बिलाल की भाषा उचित नहीं थी, उनको तुतलाते थे, मोटी बोली थी, फिर भी अजान उन्हीं से दिलाई गई क्योंकि फज्र की नमाज का समय नहीं हुआ, आकाशवाणी हुई। इस्लाम की कौन सी ऐसी विकृतियां हैं जिनको ये समझने को तैयार है? यहाँ मौलाना का इस्लाम है, अल्लाह का इस्लाम। आपकी बात आ गई। मोहसिन रशीद टॉक शॉर्ट में काउंटर कर दे, फिर मैं एकलव्य के पास जा रहा हूँ। क्या बुरा मानते हैं? फिर से बोलिए मोहसिन, क्या बोल रहे हैं? सिर्फ एक बात का जवाब दिलवा दीजिए जानू जी से। जानू जी से सिर्फ एक सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। सवाल क्या है? लिव इन रिलेशनशिप को ये अच्छा मानते हैं या बुरा मानते हैं? उसके पक्ष में है या उसके विपक्ष में? 101% गलत है। अगर बालिग लोग कर रहे हैं तो ठीक है, पर इस्लाम में लिव इन रिलेशन में रहने वालों के साथ क्या होता है? क्या हमारे देश में वो नहीं होना चाहिए? ठीक है, खाड़ी के देशों में क्या होता है? वो नहीं होना चाहिए। बस ठीक है। मैं एकलव्य, अच्छा प्रॉब्लम नंबर, जो प्रॉब्लम जिसकी तरफ मुझे लगता है कि बहुत से लोगों का ध्यान नहीं गया, हमें ये इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, लागू हो गया मतलब इंप्लीमेंट करना है, अनटिल एंड अनलेस कि सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट रोक ना लगा दे। इसे इंप्लीमेंट करने का अमला आपके पास है? देखिए स्वप्निल जी, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। उसके लिए तो आपको नौकरियां निकालनी पड़ेंगी, पद भरने पड़ेंगे। इसका अमला कहाँ है इसको इंश्योर करने का? नहीं, देखिए स्वप्निल जी, एक बात आपको बताऊं बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि जो हम जिस चीज़ों की हमने बात करी ना, बाल विवाह, चाहे मतलब लीगल एज ऑफ मैरिज की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, आप देखिए कि ये जो अरेबियन कंट्रीज हैं, अरेबियन कंट्रीज छोड़िए, पाकिस्तान, वहां रिफॉर्म आ चुका है और वहां पे वो लोग रिफॉर्म करके इसके अगेंस्ट लॉज बना चुके हैं और यहां पे ये कहा जा रहा है कि इनको टारगेट करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो मतलब कोई लॉजिक तो होना चाहिए ना। नहीं, 2 सेकंड मैं देता हूं लॉजिक। सभी धर्मों में बच्चों को गोद लेने का अधिकार होगा, दूसरे धर्म के बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकेगा। हाँ, इसका क्या मीनिंग है? नहीं, इशू ये है कि अभी तक मुसलमानों में गोद लेना अलाउड नहीं था। इशू यहाँ पे ये है। अरे क्या बात कर रहे हैं? हर कुछ अरे क्या कुछ नहीं है अलाउड? कोई जानकारी नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, मुझे इसमें कोई जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ, गोद लेना अलाउड नहीं है और उसकी वजह से क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये उसकी वजह से ये होता है, वो लीगली गोद नहीं ले सकते और गोद नहीं लेने की वजह से, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई नाना है, ठीक है, तो अब अगर उनका कोई बेटा नहीं है तो वो जो अपनी प्रॉपर्टी है वो अपने नाती को नहीं दे सकते। आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि वो जो बेटी है वो जो दूसरी फैमिली में चली गई, अब उसको वो उसके बच्चे को अधिकार नहीं मिल सकता। विश्लेषक नहीं है। ठीक है, तुरंत थप्पा लगा दीजिए। गोविंद भाई आप करेक्ट कर दीजिए। बीजेपी के प्रवक्ता है। गोविंद भाई बता देना क्या लॉ है। 2 सेकंड मोहसिन, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। मोहसिन, मैं आऊंगा आपके पास 2 मिनट। गोविंद पटेल जी से मैं जानना चाहता हूँ,
एकलव्य ने जो बताया उसमें क्या क्या गलत है मुझे बताइए, आपके पास क्या जानकारी है? सब कुछ ही गलत है। मोहसिन, मैं गोविंद पटेल जी से देखिए पूछ रहा हूँ। स्वप्निल जी, मुझे तो आपका और एकलव्य जी का समझ में ही नहीं आ रहा कि मेरा? आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता से ये सवाल पूछिए, मैंने- आप एकलव्य जी से पूछ रहे हैं और एकलव्य जी भाजपा के प्रवक्ता होने की तरह जवाब दे रहे ठीक है। हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। मैं बात बताऊं, हाँ, मोहसिन भाई। जी को कुछ नहीं पता। हाँ। इस्लाम में हाँ। गोद लेना 100% जायज है और नाना चाहे अपनी पूरी जायदाद ठीक है। एक अकेले नवासे के नाम कर सकता है। इन्हें कुछ पता ही नहीं ठीक है, हर ठीक कुछ है, लड़ा रहे हैं। आ गया अब्दुल अजीज इस बारे में कुरैशी। नहीं पता। अब्दुल अजीज मुझे नहीं कुरैशी, पता, छोटे थोड़ी अब्दुल अजीज हूँ। कुरैशी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर आप आहत हैं तो आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है? क्या आप लॉ को काउंटर करने के लिए वैसा ही कुछ करेंगे जैसा हमने दिल्ली में देखा था? कोर्ट जाएंगे, कोर्ट। हाँ, नहीं, मैं वही एक्चुअली मैं जानना चाह रहा हूं क्योंकि आहत बहुत ज्यादा है। अब्दुल भाई, क्या आपके कदम होने वाले हैं? देखिए, जो सही होगा सही क्या है? उसको कोर्ट जाएंगे। माना जाएगा और हम अपनी बात कह रहे हैं, अपनी राय तो है। इसका मतलब है कि यूसीसी आपके और हिसाब से जो पार्ट्स में सही और नहीं पार्ट्स में गलत जैसा है। कि आपने एक तरफ लफ्ज जिहाद का ढोल पीटा जा रहा था और यहाँ पीटा जा रहा है मतलब क्या सर? वैसे केसेस आए हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। केरल फाइल्स ठीक इस तरह से ही जो समझ में आने वाली, ठीक है, समाज हित में जो ठीक होगा उसका कभी मुस्लिम समाज ने नहीं अब्दुल भाई, मैं यही कह रहा हूं, मतलब आपके नजर में यूसीसी के कुछ पार्ट सही हैं, कुछ पार्ट गलत हैं। उसको टारगेटेड जो बात सही, अब्दुल भाई, मेरी अब आपको डायरेक्ट सवाल का जवाब देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्या यूसीसी के कुछ पार्ट सही और कुछ पार्ट्स गलत हैं? अगर कौन से पार्ट्स पे आपको आपत्ति है वो बताइए ना, कि ये नहीं होना चाहिए था, ये हटना चाहिए। मैं अर्ज करूं कि मेरी अभी इसमें पूरी स्टडी नहीं है क्योंकि मुझे याद किया गया तो मैं ये तो प्री कंसीव नोशन हो गया ना विरोध करना अब्दुल भाई। आई एम सॉरी, ये तो प्री कंसीव नोशन हो गया। फिर तो ये वही बात हो गई ना कि हम मुसलमान हैं इसलिए विरोध करेंगे। मोहसिन भाई, आई एम वेरी सॉरी, मुझे लगा था कि वो उत्तराखंड से है, वो शायद उन्होंने पढ़ा होगा। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ। अब्दुल साहब ने पढ़ा नहीं, मैं मैंने पढ़ा है पूरा ड्राफ्ट, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैं डिटेल में बताऊंगा तो आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा। जो बातें अच्छी हैं भाई, लड़कियों का एक एज होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है उसमें। ठीक है, बढ़िया। जो बातें अच्छी हैं उनका वेलकम है, जो गलत हैं ठीक है, उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। क्षितिज मित्तल, एक सवाल और उसके बाद फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगा। क्षितिज मित्तल जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि बेसिकली जैसे मैंने यही कहा, गोद लेने वाला ही पॉइंट उठाया, दूसरे धर्म के बच्चों को गोद नहीं लिया जा सकेगा, इसमें आइडेंटिफिकेशन से लेकर बचपन से ही किसी पर किसी धर्म का ठप्पा लगा देना, ये बातें मुझे नहीं लगता कि संविधान के साथ चल रही हैं। लेकिन मैंने कहा ना, यही सारे पॉइंट्स तो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले हैं। कुछ पॉइंट्स हैं स्वप्निल जी जो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जैसे कंसेंट ऑफ पेरेंट्स फॉर लिविंग, करेक्ट, जो है, क्योंकि आपको आजादी है, अपने संविधान ही आपको आजादी देता है, राइट टू फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, सब चीजें हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में अवश्य चैलेंज होगा। ठीक है। दूसरी चीज जो अडॉप्शन वाली है, वो भी, क्योंकि अडॉप्शन का नियम सबके लिए सेम होना चाहिए, परंतु ये रिलीजन का जो एंगल है, इसके अंदर दूसरे धर्म के लोग नहीं ले सकते, वो भी एक तो फिर इसका मतलब है कि ये पार्ट्स में तो निकल जाएगा, मेजॉरिटी में यूसीसी आराम से सस्टेन कर जाएगा। ये कुछ पोर्शंस पर चीज ये है कि इसमें आर्टिकल 25 कहता है कि आप अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं, परंतु स्टेट उसको रेगुलेट कर सकता है सेकुलर प्रैक्टिस के थ्रू। ठीक है, तो अगर आप ब्रॉड देखें, कृष्ण कुमार जानू जी, क्षितिज भाई मैं आपको रोक रहा हूँ। कृष्ण कुमार जानू जी, क्या ये राजस्थान में आ रहा है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या इस पर सेंटर 2029 से काफी पहले, ऐसा नहीं कि 2029 के नजदीक जाकर कर रहा हो, नहीं तो फिर ये तो साबित हो जाएगा कि आप ध्रुवीकरण के लिए कर रहे हैं। स्वप्निल जी, निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक सवाल पूछा था 4 फरवरी 2022 को, और तब के विधि मंत्री किरण रिजिजू ने जवाब दिया था कि 22वें विधि आयोग के पास इस मामले को भेजा गया है। इससे पहले 21वें विधि आयोग ने भी इस पर सवाल जवाब और रिसर्च किया था। ठीक है, ये सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग और सारे के सारे उसके सुझावों के आधार पर राज्यों को जो निर्देश संविधान निर्माताओं ने दिए थे उसी के अधीन हो रहा है। और राजस्थान में भी सरकार और मुख्यमंत्री को यह लगता है कि इस सारे विषय में हम संविधान के उन सुझावों का पालन करें तो आना चाहिए। नहीं, लेकिन अभी संकेत तो मिलना चालू हो गए। इसी के साथ क्लोजिंग कमेंट एकलव्य, संकेत तो मिलना चालू हो गए राजस्थान को लेकर। एक बात तो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, जो अडॉप्शन वाली बात हुई थी, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ के हिसाब से जो
अडॉप्टेड चाइल्ड होता है उसको कॉम्प्रिहेंसिव राइट्स नहीं होते। आप चेक कर लेना इसको। जो जैसे हिंदुओं में अगर किसी को गोद लिया गया तो उस गोद लिए हुए बच्चे को ऑटोमेटिकली जैसे बाकी हेयर्स को राइट्स मिलते हैं प्रॉपर्टी में, इस मुस्लिम पर्सनल लॉ में अडॉप्टेड चाइल्ड को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलते। ये जाके सारे के सारे चेक कर लें। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जिस तरह से भजन लाल जी ने यहाँ पे धर्मांतरण के विरुद्ध जो कानून बनाया, 2 मिनट यार, ओपन डिबेट है, सबकी वॉइस को ऑन रखो। हाँ, देखिए मैं तो कहूंगा कि उसी तर्ज पे भजन लाल जी को एक और एग्जाम्पल सेट करते हुए यहाँ पे यूसीसी भी इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। राजस्थान में यूसीसी आना चाहिए, ये आपका मत है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।